नमस्कार, हमारे सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बीना सिंह। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल सरकार के पहले बजट में सौगातों की झड़ी। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 20% डीए की घोषणा। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन। मदरसा शिक्षा के लिए आवंटित राशि में बड़ी कटौती। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल। शिवसेना यूबीटी के 6 बाकी सांसद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने लगाई फैसले पर मुहर। ब्रिटेन में चढ़ा सियासी पारा। पार्टी में असंतोष और बढ़ते दबाव के बीच पीएम कीर स्टारमर ने दिया इस्तीफा। एंडी बर्नहैम पीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे। और फीफा विश्व कप में आज रात डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के सामने ऑस्ट्रिया की चुनौती। जीत के साथ नॉकआउट में जगह बनाने पर मेसी एंड कंपनी की नजर। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यहां पर 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया और जिससे कुल डीए बढ़कर यहां पर 38% हो जाएगा। ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होगी। तो वहीं पेंशन भोगियों को भी 20% महंगाई राहत देने की घोषणा की गई है। सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो वहीं सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की अविवाहित छात्राओं को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए देने की योजना दी गई है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा महिला कल्याण पर विशेष जोर देते हुए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है और साथ ही गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशन किट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा जारी रखने हेतु 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड के गठन की घोषणा की है और साथ ही आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। विकास कार्यों के तहत जी राम जी परियोजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए लाभार्थियों को आवास योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जो बजट पेश किया है, ये बजट 8 महीने के लिए है, लेकिन ये बजट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगस्त से मार्च तक इफेक्ट करेगा। इस बजट में 4,38,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया का बजट हुआ है। ये बजट इंक्लूसिव बजट है, विकास और विरासत की बजट है। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिग इंडस्ट्री, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग या जॉब अपॉर्चुनिटी टू सब्सिडी ओरिएंटेड जो बिजनेस है, हमारी युवा को फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन भी रखा है। नारी शक्ति को बंधन किया गया है। नारी सुरक्षा को प्राथमिक देते हुए अर्थ मंत्री जी ने 100 करोड़ का एक प्रोविजन रखा है। 112 चालू हो रहा है। नेक्स्ट बजट में भी हम लोग 112 को और भी स्ट्रेंथन करने का काम करूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ ही कई बड़ी जन कल्याणकारी घोषणाएं की और इस पर सरकारी कर्मचारियों ने वेतन भत्तों में 20% बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से वे अन्य राज्यों के कर्मचारियों की तुलना में पीछे चल रहे थे और इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए। कर्मचारियों के हित में इस प्रकार का फैसला पहली बार देखने को मिला है।
18-19 साल नौकरी करने में हो गया है। अभी तक इतना वेतन वृद्धि में हम लोग कभी नहीं देखे मिला था इस तरह का 20% पहली बार। ये पहली हमारे जितने कर्मचारी है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पौरसभा हो, टीचर्स हो, ये लोग बहुत दिन से बहुत पीछे हो गया था। डीए दूसरे स्टेट में जैसा डीए अप टू डेट है, हम लोग बहुत पीछे हो गया था। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत आंदोलन करने के बाद आज ये जगह आके हम लोग इतना रिलीफ मिल रहा है, इतना रिलीफ मिल रहा है। थैंक यू हमारे मुख्यमंत्री को, थैंक यू। उसने जो कहा था वो कमिटमेंट दिखाया। मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री का बहुत बहुत मैंने दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और ये हम लोग के लिए सोचे हैं और किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में 97,706 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग बजट पेश किया है और इसमें महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना के तहत 40,552 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में कर्ज माफी के पूर्व लंबित मामलों के निपटारे के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वहीं हाल ही में घोषित अहिल्याबाई होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना के लिए 20,552 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के चीता मित्रों और सहरिया जनजातियों के सदस्यों से बातचीत करके कूनो नेशनल पार्क का अपना दौरा पूरा किया। राष्ट्रपति ने न सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया, बल्कि चीतों की सुरक्षा, निगरानी और अब तक की प्रगति से भी रूबरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की। और इससे पहले कल राष्ट्रपति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा कर चीता प्रबंधन क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट चीता की प्रगति की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने नवंबर 2025 में बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीतों के प्रतीकात्मक दान को देखा था, जिन्हें फरवरी 2026 में कूनो लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता भारत में विलुप्त हो चुके चीतों के पुनः बसाकर जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अपने 3 दिवसीय पंजाब दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लुधियाना में जाने माने कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर सरदार सिंह जोहल से मुलाकात की और इस दौरान नितिन नवीन ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और साथ ही उन्हें उपहार स्वरूप एक पुस्तक भी भेंट की। अमरावती विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। चुनाव परिणाम का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला, जबकि कांग्रेस ने नगर निगम में 119 पार्षदों का समर्थन होने का दावा किया था। भाजपा की इस जीत को महाराष्ट्र में महायुति की बढ़ती राजनीतिक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रभाव वाले अमरावती में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलना स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है और इस चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार नीलेश विश्वकर्मा को 31 वोट मिले, जबकि उनके खाते में केवल 3 वोट होने की बात कही जा रही थी और इस पर पोटे पाटिल ने कहा है कि मीडिया को इसकी जांच करनी चाहिए। मोदी सरकार के 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहल की गई हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा ICAR के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट ने बताया कि इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को अधिक वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाना तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देना था। हमारा खाद्यान्न का उत्पादन कितनी तेजी से बढ़ा है। 252 मिलियन टन था 2014 में, जो आज 376 मिलियन टन, काफ़ी बड़ा जंप है इन 12 सालों में। इतना इंक्रीज पहले कभी नहीं देखा गया। जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारा बीज, नई वैरायटी,
और अनुसंधान के जरिए हमने पिछले 12 साल में लगभग 3,800 नई वैरायटीज़ रिलीज की है फसलों की, हॉर्टिकल्चर की। और वो जो नंबर है वो नंबर पिछले 12 साल का और उससे पहले जितना भी हिस्ट्री में नंबर है वो बराबर है। इसका मतलब है कि काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। डॉक्टर जाट ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार, आधुनिक बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी उन्नति और समावेशी विकास का व्यापक संकल्प है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब 2047 में हम देखते हैं तो खेती और जुड़ी हुई चीज़ों से $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी आनी चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए नई टेक्नोलॉजी, नई वैरायटी उनको लेना, लेकिन खेती में विविधीकरण बहुत ज़रूरी है और डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर से आएगी। डाइवर्सिफिकेशन में हॉर्टिकल्चर है, डाइवर्सिफिकेशन में एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, उन सब चीज़ों को लेके आने की ज़रूरत है। और उसी दिशा में जो हम अनुसंधान और नवाचार कर रहे हैं, उसी अनुसंधान और नवाचार को 2047 के टारगेट को लेके हम रीडिफाइन कर रहे हैं, उसी पे हम अभी काम कर रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित ऊषा मेहता मार्ग B2 सेक्टर D में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही हैं। आग लगने के कारण आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की जनहानि से बचा जा सके और राहत और बचाव कार्य जारी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने का आदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। और घटना को लेकर चश्मदीद गवाह अमन ने बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो इमारत से भारी धुआं निकल रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए 5 से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और इस दौरान आग लगने के बाद एक व्यक्ति इमारत से कूद गया जो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी टी वीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। CMRL एक्सलॉजिक ट्रांजैक्शन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी टी वीणा को पूछताछ के दूसरे दौर के लिए फिर से समन भेजा है। वीणा को 29 जून को एजेंसी के कोच्चि ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया गया है और इससे पहले 17 जून को ईडी अधिकारियों ने वीणा विजयन से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन समय की कमी के कारण उस समय पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते एजेंसी को नया समन जारी करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार ईडी को वीणा के बयानों में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। जांच अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए दस्तावेजों और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों में कोई अंतर तो नहीं है। जांच के हिस्से के तौर पर हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम में HDFC बैंक की एक शाखा में वीणा के खातों की विस्तृत जांच की। फिलहाल CMRL एक्सलॉजिक ट्रांजैक्शन मामले में ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। टी वीणा को दोबारा समन जारी किए जाने से ये साफ है कि एजेंसी मामले के हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है और अब सभी की नजरें 29 जून पर टिकी हैं कि जब वीणा को एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना है और इस पूछताछ से जुड़े निष्कर्ष आगे की जांच की दिशा तय कर सकते हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आज सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 6 बुलडोजरों की मदद से ये कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय नजूल भूमि पर यानी कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना था और इससे पहले प्रशासन ने कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने 2 दिन पहले ही कार्यालय खाली कर दिया था। और अब बात करते हैं दिल्ली में आज से शुरू हुए मेगा वृक्षारोपण अभियान की। एक पेड़ मां के नाम से चल रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है और जिसे अब तक का सबसे बड़ा जन भागीदारी आधारित पर्यावरण अभियान बताया जा रहा है। और यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जहां लोग आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। और इस अभियान का लक्ष्य राजधानी में लगभग 70 लाख पौधे लगाना है और इसके तहत रिज क्षेत्रों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय समुदायों में बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण रक्षक का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे लोगों को पर्यावरण संरक्षण से सीधे जुड़ने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हरित दिल्ली का संकल्प अब बनेगा जन भागीदारी का उत्सव। एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रिज क्षेत्रों और पार्कों से लेकर समुदायों और सार्वजनिक स्थानों तक यह अभियान दिल्ली के हरित क्षेत्र को और मजबूत करेगा। ई फॉरेस्ट ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर रजिस्टर करें, एक पौधा लगाकर इस हरित संकल्प से जुड़ें और दिल्ली सरकार के ग्रीन दिल्ली अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। आइए मिलकर बनाएं एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ब्रिटेन में सत्ताधारी लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और राष्ट्र को संबोधित करते हुए कीयर स्टारमर ने कहा कि उन्होंने सभी फैसले देश हित को ध्यान में रखकर लिए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी विक को सबसे बड़ा सहारा बताया और बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा जताई। पिछले कुछ समय से लेबर पार्टी के करीब 100 से अधिक सांसदों की नाराजगी और खराब चुनावी प्रदर्शन के चलते उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। गिरती लोकप्रियता और आंतरिक दबाव के कारण इस्तीफे की अटकलें पहले ही तेज थीं। जानकारी के मुताबिक एंडी बर्नहैम उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। बर्नहैम ने हाल ही में मेकरफील्ड उपचुनाव जीतकर संसद में वापसी की है और उन्हें लेबर सांसदों के बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. मैंने हमेशा अपने हर फैसले में देश के हित को सबसे ऊपर रखा है। यही वजह है कि मैंने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। आज सुबह मैंने अपने इस निर्णय की जानकारी राजा को भी दे दी है। नए नेता के चुने जाने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा और सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि उन्हें ऐसा ब्रिटेन मिलेगा जो 2 साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक न्यायपूर्ण और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार है। साथ ही मुझे भरोसा है कि वो लेबर पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाने में सफल होंगे। Better able to ensure the Labour Party secures a second term in office. और खेल की खबरों में फीफा विश्व कप में जारी मुकाबलों पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।
आज रात होने वाले एक अहम मैच में अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रिया से होगा, तो वहीं अन्य 4 मैच मंगलवार की सुबह खेले जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फीफा विश्व कप में आज देर रात होने वाले मुकाबलों की बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जे में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रिया से होगा। पहले मैच में अल्जीरिया को 3-0 से हराने वाली अर्जेंटीना की टीम शानदार लय में है। सभी की निगाहें कप्तान मेसी पर होंगी, जिन्होंने पहले मुकाबले में हैट्रिक लगाई थी। ग्रुप आई के अहम मुकाबले में फ्रांस और इराक आमने सामने होंगे। फ्रांस ने अपने पहले मैच में सेनेगल को 3-1 से हराकर शानदार शुरुआत की थी और यह टीम अब दूसरी जीत दर्ज कर अगले दौर के करीब पहुंचना चाहेगी। वहीं पिछले मुकाबले में इराक को नॉर्वे के खिलाफ 1-4 से हार झेलनी पड़ी थी, इसलिए इराक के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई में नॉर्वे और सेनेगल के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। नॉर्वे ने पहले मैच में इराक को 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर सेनेगल को फ्रांस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम वापसी के इरादे से उतरेंगी। ग्रुप जे में जॉर्डन और अल्जीरिया की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को अपने शुरुआती मुकाबलों में हार मिली थी, जिससे यह मैच उनके लिए बेहद अहम बन गया है। जॉर्डन को ऑस्ट्रिया ने 3-1 से हराया था, जबकि अल्जीरिया को अर्जेंटीना के खिलाफ 0-3 से हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में दोनों टीमें अपनी गलतियों में सुधार कर जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। ग्रुप के में पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। पुर्तगाल ने अपने पहले मैच में DR कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था, जबकि उज्बेकिस्तान को कोलंबिया से 1-3 से हार मिली थी। ऐसे में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और भारतीय महिला 400 मीटर रिले टीम ने एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को हराते हुए 43.85 सेकंड का सीजन बेस्ट टाइम निकाला और इस चैंपियनशिप में भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्राउन सहित कुल 3 मेडल अपने नाम किए हैं। टीम में श्रवणी नंदा, SS स्नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना शामिल थीं और इस चौकड़ी ने रेस के दौरान सटीक बैटन एक्सचेंज और बेहतरीन फिनिशिंग स्पीड का प्रदर्शन किया। भारत ने 43.85 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया और इस रेस में चीन की टीम 44.09 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसने सिल्वर मेडल जीता। तो वहीं थाईलैंड ने 44.11 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।